नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स को कवर करेंगे बायोलॉजी की, यानी कि जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान के ऐसे एरियाज जहां से प्रतिवर्ष एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, उनको हम यहां पे कवर करने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजी की लिस्टिंग का पार्ट 1 है, बिल्कुल ये छोटा सा वीडियो होगा। इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने जो है इसमें मोस्ट सेलेक्टेड जो लिस्टिंग्स बन सकते हैं, जो एरियाज बन सकते हैं बायोलॉजी के, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको ही सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस वीडियो को कम से कम एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो को कम से कम आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अध्ययन का विषय और विषय का नाम। यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं बायोलॉजी के सेक्शन में। तो पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पक्षियों के अध्ययन को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद पर्यावरण के अध्ययन को हम बोलते हैं इकोलॉजी। जीवाश्मों के अध्ययन को हम बोलते हैं पेलियोबायोलॉजी। आप याद कर लीजिएगा, जीवाश्मों के अध्ययन को हम बोलते हैं पेलियोबायोलॉजी। वंशागति के अध्ययन को हम बोलते हैं जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी कहा जाता है वंशागति के अध्ययन को। फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मस्तिष्क की क्रियाशीलता का जो अध्ययन वो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता होती है उसका जो अध्ययन होता है वो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद कीटों का अध्ययन हम करते हैं एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। आप याद कर लीजिएगा, कीटों का जो अध्ययन है वह एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मानव जनसंख्या का जो अध्ययन है वो जननांकिकी यानी कि डेमोग्राफी के अंतर्गत होता है। आप याद कर लीजिएगा, जननांकिकी यानी कि डेमोग्राफी के अंतर्गत मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन आपका वायरस विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी के अंतर्गत होता है। विभिन्न संस्कृतियों का जो तुलनात्मक अध्ययन होता है वो इथनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि इथनोलॉजी के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां होती हैं, जो कल्चर होते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। पादप जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है वो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत होता है। याद कर लीजिएगा, पादप जीवाश्मों का अध्ययन हम पैलियो वनस्पति के अंतर्गत करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि पैलियो बॉटनी। इसके बाद आपका लास्ट वाला है वृद्धावस्था का जो अध्ययन होता है वो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आप याद कर लीजिएगा, वृद्धावस्था का अध्ययन जो है वह जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम आप 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में बैठने से पहले। इसके बाद हम देखेंगे ये छोटा सा टॉपिक और जाँच और संबंधित अंग का। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किस जांच का संबंध किस अंग से होता है, किस मानव अंग से होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है ना, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो फुल फॉर्म के साथ साथ आप संबंधित अंग को भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे ईईजी की। ईईजी का क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहा जाता है ईईजी को। और ईईजी जो परीक्षण होता है, जाँच होती है, या ब्रेन से संबंधित होता है, मस्तिष्क से संबंधित होता है ईईजी का जांच। इसके अलावा ईसीजी का परीक्षण आपका हृदय से संबंधित होता है। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसके बारे में आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका पूरा नाम होता है ईसीजी का। इसके बाद ईओजी का संबंध आँख की जांच से होता है। ईओजी का जो संबंध है यह आँख की, यानी कि हमारा जो आई होता है उसकी जाँच से होता है। और इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं ईओजी को? तो इलेक्ट्रो ओकुलोग्राफी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ईओजी का भी पूरा नाम आप देख लीजिएगा। इसके बाद ईएमजी का जो परीक्षण होता है वो मांसपेशियों की जांच के लिए होता है। ईएमजी परीक्षण का संबंध आपका मांसपेशी से होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। आप याद कर लीजिएगा, ईओजी को कहा जाता है ईएमजी ने यहाँ पे, हाँ, ईएमजी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, और इसका संबंध मांसपेशी की जाँच से होता है। तो ईईजी का संबंध मस्तिष्क से हो जाएगा, ईसीजी का संबंध हृदय से हो जाएगा, ईओजी का संबंध आँख से हो जाएगा, ईएमजी का संबंध मांसपेशी से हो जाएगा। तो इसको कम से कम एक बार याद कर लीजिएगा। ऑडियोग्राम का संबंध आपका कान की जांच से होता है, इंपॉर्टेंट है। मेमोग्राम का संबंध आपका वक्ष की जांच से होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, वक्ष का जो हमारा जाँच होता है वो मेमोग्राम के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद बीएमडी परीक्षण आपका अस्थि, यानी कि हमारा जो बोन होता है, बोन का जो परीक्षण होता है, अस्थियों का जो परीक्षण होता है वो आपका
बोन मिनरल डेंसिटी इसको कहते ही हैं। BMD जो आपका परीक्षण होता है यह अस्थि से संबंधित होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट खोज और उनके खोजकर्ता जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किण्वन के खोजकर्ता आपके माने जाते हैं लुई पास्चर, इंपॉर्टेंट है। किण्वन के खोजकर्ता आपके लुई पास्चर माने जाते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था, खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, याद कर लीजिएगा। चेचक का टीका खोजा गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। विटामिन का आविष्कारक माना जाता है फंक को। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। किसके द्वारा? तो स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी अल्टमैन के द्वारा। इसके बाद गोल्जी काय की खोज की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा। ऑक्सिन पादप हार्मोन की खोज की गई थी डार्विन के द्वारा। डार्विन यहाँ पे है डार्विन, तो ऑक्सिन पादप हार्मोन की खोज की गई थी डार्विन के द्वारा। इसके बाद जिबरेलिन पादप हार्मोन की खोज की गई थी कुरोसोवा के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जिबरेलिन पादप हार्मोन की जो खोज है वो कुरोसोवा के द्वारा की गई थी, तो इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सिन पादप हार्मोन का आविष्कार किया गया था डॉर्बिन के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद एक चीज़ जो आप ध्यान दीजिएगा, कोशिका के केंद्रक की खोज की अगर हम बात करें तो कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी जो खोज है वो की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी? तो आपका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका में केंद्रक की खोज की गई थी, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट खोजकर्ताओं को देख लिया है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके रासायनिक तत्व होते हैं और उनका जो चिकित्सा में और मेडिकल में क्या उपयोग होता है उनको ये देख लेते हैं। यहाँ से लिस्टिंग में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, या तो मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछ लेगा, या तो आपको सिंपल से MCQs दे देगा, उसमें यह प्रश्न पूछ लेगा। तो आयोडीन 131 का प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि के इलाज के लिए। इसके बाद कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज के लिए। और आर्सेनिक का उपयोग होता है ट्यूमर की पहचान के लिए। आर्सेनिक 74 यहाँ पे बात हो रही है। सोडियम 24 का उपयोग होता है रक्त व्यतिक्रम में। इसके बाद आपका जो फास्फोरस 32 है इसका उपयोग भी आपका रक्त कैंसर के उपचार के लिए ही किया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये आपके चिकित्सीय उपयोग कम से कम आप याद कर लीजिएगा, किस रासायनिक तत्व का चिकित्सा में कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इसको कम से कम आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने आज के वीडियो में जो सम्मिलित किया हुआ है वो है संक्रामक रोग। किसके कारण कौन कौन से रोग होते हैं, यहाँ से बहुत बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग, इसके अलावा अन्य रोगों को भी यहाँ पे हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन सा होता है, यानी कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है? तो टिटनेस होता है, सिफिलिस होता है, इसके बाद आपका हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गई, प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया, कालरा हो गया, गोनोरिया हो गया, क्षय रोग हो गया, टाइफाइड हो गया और कोढ़ हो गया। ये इंपॉर्टेंट रोग हैं जो आपके जीवाणुओं से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं, विषाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं? और दाद हो गया, चेचक हो गया, रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो गया। रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। जो रेबीज रोग होता है जो कुत्ते के काटने से होता है, इसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद छोटी माता हो गई, ट्रेकोमा हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। इसके बाद आपका एड्स हो गया, इबोला हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, रूबेला हो गया, गलसुआ हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट जो बीमारियां आपकी हैं ये आपकी विषाणु जनित बीमारियां हैं, वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन से रोग होते हैं? तो मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, पायरिया हो गया, कालाजार हो गया, निद्रा रोग हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट आपके प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग, ये सभी आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। कृमि जन यानी कि वर्म से कौन कौन से रोग होते हैं? तो फाइलेरिया हो गया, टीनिएसिस हो गया, एस्केरिएसिस हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट जो रोग आपके हैं ये कृमि जन यानी कि वर्म से होने वाले रोग हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा।
इसके बाद लास्ट में आपका बचता है फंगल जनित रोग, कवक जनित रोग। देख लीजिए इसको, एथलीट फुट, जिसको हम हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं, यह जो बीमारी होती है आपकी कवक जनित होती है, फंगल डिजीज होती है। इसके अलावा दाद हो गया, एस्परजिलस हो गया, दमा या अस्थमा हो गया, गंजापन हो गया, खाज हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट जो बीमारियां आपकी हैं कवक जनित होती हैं, फंगल डिजीज होती हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये रोग और किसके कारण रोग होते हैं बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद कुछ बीमारियां आपकी जन्मजात भी होती हैं। तो जन्मजात बीमारियां आपकी कौन कौन सी होती हैं? तो आपका हीमोफीलिया हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, हृदय के विकार हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट जो बीमारियां हैं ये आपकी जन्मजात बीमारियां होती हैं। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, जिसमें आप आदमी जो है कलर की पहचान नहीं कर पाता है, वर्णांधता हो गया। इसके अलावा हृदय के विकार जो होते हैं ये सभी आपके जन्मजात रोग होते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो बिल्कुल यह छोटा सा वीडियो था, आई होप आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद यह होगा। तो इसी तरह के और वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा एग्जाम होने से पहले तक। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पे रोकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।